Good afternoon, students. Students, today I'm going to start heredity and evolution. So, let's see the heredity and evolution. First, we will see the definition of heredity and hereditary changes. And then I'll explain the transcription, translocation, and translation, the definition of three of them. Okay, so let's start. Students, see heredity and evolution. So first we will see the definition of heredity. Students, heredity is nothing but it is the transfer of biological character from one generation to another via genes. हेरिडिटी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर, आपके पेरेंट के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे आप लोग बोल सकते हो, आप कभी कभी बोलते हो मेरे पेरेंट की आँख, नाक, कान जो है वो मेरी भी वैसी ही दिखती हैं. सो दिस इज़ नथिंग बट बायोलॉजिकल कैरेक्टर. तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स. किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू. जीन्स कहाँ पाया जाता है? डीएनए में. ये मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार कवर कर रही हूँ. सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब क्या? कभी कभी जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से हेरिडिटी का जो चेंजेस होता है, जो आपके पेरेंट के बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो आपके अंदर नहीं आ पाते, उसको बोलते हैं म्यूटेशन. ओके. थर्ड हमारा आता है यूज ऑफ हेरिडिटी, द साइंस ऑफ यूज ऑफ. थर्ड पॉइंट इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी को समझने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए. हेरिडिटरी डिसऑर्डर, कभी कभी हमें हमारे पेरेंट के थ्रू कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर मिल जाते हैं, कोई बीमारी हमको हमारे अंदर थ्रू जीन्स आ जाती है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए. हाइब्रिड वेराइटीज़ के प्रोडक्शन के लिए. हाइब्रिड वेराइटीज़ मतलब क्या स्टूडेंट? मैंने आप लोग को इसके पहले भी जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था, उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइब्रिड वेराइटीज़ का एक और यूज़ होता है कि एक तो हमें वो वेराइटीज़ अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती हैं, जो प्रोडक्शन रहता है वो इम्प्रूव होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है हाइब्रिड वेराइटीज़ में, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो. जैसे मैंने आपको काऊ का एग्जाम्पल दिया था लास्ट वाले लेक्चर में. प्लांट्स की भी जो क्वालिटीज़ होती है वो चेंज होती है हाइब्रिड वेराइटीज़ में. जो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, विच माइक्रोब्स आर यूज, जो भी हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोब्स यूज़ करते हैं उनकी भी क्वालिटी डिफरेंट होती है. सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स. जीन्स हमको मिलते हैं डीएनए में. एंड द साइंस ऑफ हेरिडिटी, द यूज ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी. नाउ वी विल सी द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन. Now students, see transcription, translation and translocation. Already I have explained, but again I am explaining little bit. With the help of RNA, RNA की हेल्प से the genes present in the form of DNA मतलब जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, आरएनए की हेल्प से पार्टिसिपेट करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम देखेंगे. इसका मतलब स्टूडेंट, आरएनए के हेल्प से जीन्स जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, उसके फंक्शन को प्रॉपर काम करवाने के लिए वो काम करते हैं. कौन? जीन्स. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में. हेल्प किसके हेल्प से? आरएनए के हेल्प से. सेकेंड पॉइंट, नॉर्मली प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज. प्रोटीन बनते हैं बाय डीएनए बाय किससे? डीएनए से, थ्रू दी आरएनए. थ्रू किसके? आरएनए, कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा. यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोला गया है कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं बाय डीएनए. किससे? बाय डीएनए से, थ्रू दी आरएनए. थ्रू मतलब वे क्या है उसका? आरएनए से. इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा. सो एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बताया है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है वो बहुत सारे मेनी ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है. ओके. So now we will see what is now students, we will see the nucleotide. Nucleotide is made up of nitrogenous base, phosphoric acid and the sugar molecules. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है. ओके, आप लोग एक बार और वो भी लेक्चर जाके देख लीजिएगा. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए. मतलब जो mRNA का जो स्ट्रैंड है, सेम जैसे डीएनए का स्ट्रैंड बना होता है मेनी ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, सेम सीक्वेंस में mRNA का भी स्ट्रैंड बना होता है. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन.
सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि देर इज यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस, फोर्थ नाइट्रोजनियस बेस है, वो डीएनए में थाइमाइन है और आरएनए में यूरेसिल है। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए के इस प्रोसेस, जो आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए जो बन रहा है, उसके इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आरएनए कैसे बनता है? सेम, मेनी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रैंड रहता है, जैसे डीएनए का सेम वैसे ही आरएनए का भी बनता है। फ़र्क क्या रहता है? एक ही फ़र्क रहता है दोनों का। सेम जैसे न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल से एक स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, सेम कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे आरएनए के लिए भी रहता है। ओके, बट सिर्फ एक डिफरेंस रहता है कि जो नाइट्रोजनियस का जो चौथा बेस है, जो थाइमाइन रहता है डीएनए में, वो यूरेसिल रहता है आरएनए में। सिर्फ यही चेंजेस रहता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के सिंथेसिस, आरएनए के बनने के इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट पॉइंट, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेल के बीच में। तो एमआरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में फॉर्म्ड होता है, बाद में वो आता है साइटोप्लाज्म में, कम्स इन साइटोप्लाज्म एंड ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज। और क्या लाता है? कोडेड मैसेज लाता है फ्रॉम डीएनए। कहाँ से? डीएनए से। कंटेनिंग द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। क्या लेके आता है कोडेड मैसेज में? अमीनो एसिड के लिए कोड्स, अमीनो एसिड के लिए कोड लेके आता है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये कोड क्या होता है, किस काम के लिए होता है? द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। जो कोड लेके आता है, कौन लेके आता है? एमआरएनए लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, कोडेड मैसेज लेके आता है डीएनए से। ओके, उसके बाद में वो जो अमीनो एसिड के लिए कोड लेके आता है, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, अमीनो एसिड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। हर एक कोड, जो कोड लेके आता है एमआरएनए, जो कोड एमआरएनए लेके आता है अमीनो एसिड के लिए, उस कोड में, हर एक कोड में, हर एक अमीनो एसिड के कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। सो ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो एक एमआरएनए बनता है 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से, सप्लाइड बाय द टीआरएनए। कौन सप्लाई करता है? टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए का काम ही है सप्लाई करना। हैविंग एंटी कोडॉन, उसके पास क्या होता है? एंटी कोडॉन। जैसे एमआरएनए के पास ट्रिपलेट कोडॉन, टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन। स्टूडेंट, एमआरएनए के पास ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है वो 1000 ऑफ, वैसे ही टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडॉन, which has the complementary sequence to the codon of on mRNA। सेम, जो टीआरएनए के पास, सॉरी, एमआरएनए के पास ट्रिपलेट कोडॉन, टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब बदलना। एमआरएनए लेके क्या आ रहा है? ट्रिपलेट कोडॉन लेके आ रहा है। सप्लाई किससे हो रहा है? टीआरएनए से, जिसके पास क्या है? एंटी कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो इसीलिए ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कौन लेके आ रहा है? एमआरएनए। एमआरएनए किससे बना होता है? 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से। सप्लाई कौन कर रहा है? टीआरएनए कर रहा है, जिसके पास क्या है? एंटी कोडॉन। तो एंटी कोडॉन का एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में है, देख लेना आप लोग। सी स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन, द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय टीआरएनए। अब एमआरएनए का जो सप्लाई किया अमीनो एसिड जो था उसका, वो किसने किया? टीआरएनए का, क्योंकि टीआरएनए के पास क्या था? एंटी कोडॉन। आर बॉन्डेड टुगेदर। अब टीआरएनए अमीनो एसिड लेके तो आ रहा है, बट उसको कैसे लेके आ रहा है? बॉन्ड में लेके आ रहा है। किससे बॉन्डेड किया है? पेप्टाइड बॉन्ड से किया है। बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। उस जो लेके आ रहा है अमीनो एसिड, उसको किससे बॉन्ड किया हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड से उसको बॉन्डेड किया हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड से उसको बॉन्ड करके लेके आ रहा है कौन? टीआरएनए, विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। अब यहाँ पे कौन आ गया? राइबोसोमल आरएनए आ गया। किसके हेल्प से लेके आ रहा है? आरआरएनए के। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ आरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसमें जो हमारा राइबोसोमल आरआरएनए, जिसके हेल्प से वो लेके आ रहा है अमीनो एसिड को, वो एक एंड से एमआरएनए के दूसरे एंड पे जाता है, जो कि एक ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर है। ओके, क्या बोला है? जो अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आ रहा है, जिसको बॉन्ड कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड से आरआरएनए के हेल्प से, तो इस प्रोसेस में जो राइबोसोम्स लेके आ रहा है अमीनो एसिड को, वो एक एंड से, एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड पे लेके आ रहे हैं। तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड के बीच का, वो किसके बराबर है? एक ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। कोई डाउट होगा तो वापस से एक बार पूछ लेना। स्टूडेंट, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन क्लियर हो गया? कोई भी डाउट होगा तो वापस से पूछ लेना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, लाइक देमसेल्फ, अपने जैसा, ड्यू टू जीन्स।
किसके वजह से पॉसिबल है? जीन्स की वजह से ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। तो हमेशा जो जीन्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, सम टाइम चेंजेस नहीं होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। कौन? जीन्स। Students, see evolution. Evolution is nothing but the gradual changes occurring in living organism over a long duration. हमारे यहाँ पे अर्थ हमारा जो था एक आग का गोला था। जैसे जैसे बारिश हुई, बहुत सारा चेंजेस हुआ हमारे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरमेंट में, तो वैसे वैसे इवोल्यूशन होता गया। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, न्यू न्यू स्पीशीज, प्लांट के, एनिमल के न्यू न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड होते गए ऑफ सेवरल जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होता गया? न्यू न्यू स्पीशीज फॉर्म होते गए, अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग जनरेशन के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि पहले हमारा पृथ्वी एक आग का गोला था, बाद में जैसे जैसे चेंजेस, बारिश हुई, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आए, नेचुरल सिलेक्शन हुए, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब बदलाव। ओके, सो 3 बिलियन ईयर्स एगो, तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ साल पहले, लाइफ हैड बीन नॉट एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ। हम इस अपने जीवन को पृथ्वी पर नहीं जी सकते, पृथ्वी पर अपने जीवन को नहीं जी सकते थे। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, देयर में हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशियन। सो हमारे महासागर में जो बड़े बड़े हमारे सागर थे, ओशियन मतलब जो बड़ा बड़ा महासागर होता है, उसमें सिंपल एलिमेंट्स थे ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे वो थे, मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोस। मतलब ये जो इवोल्यूशन हुआ वो ग्रेजुअल चेंजेस था, धीरे धीरे जो चेंजेस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अब क्या हुआ? एट प्रेजेंट करोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी। अब हमारे अर्थ पे करोर्स ऑफ स्पीशीज हैं प्लांट और एनिमल के, और अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के, रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। शेप मतलब उनके जो उनका कलर है, उनका जो आकार है, उनका जो भी डाइवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, हर एक तरीके से आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, वो हमारे अर्थ पे क्या है? प्रेजेंट है। सो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ दी पोल्स। ओके, तो हमारे अर्थ पे इक्वेटर से लेके पोल्स तक हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, डाइवर्सिटी से भरे हुए, ह्यूज डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। प्लेसेस लाइक एयर, हमारे एयर में, वाटर में, लैंड में, रॉक, पत्थरों में भी ऑर्गेनिजम्स हैं। डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड। बहुत सारी थियरीज हमारे ओरिजिन को लेके, हमारे इवोल्यूशन को लेके प्रपोज्ड हुई हैं आज तक, बट उनमें जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ही एक्सेप्ट किया गया है। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना रिसर्च किया है हमारे ओरिजिन को लेके, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को लेकर के, हमारे चेंजेस को लेकर के, कि पहले हमारे यहाँ पे, हमारे अर्थ पे क्या था, अब क्या है। लेकिन उन सब में आज तक जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है, जिस थियरी को, दैट इज नथिंग बट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुए उसको एक्सेप्ट किया गया है। Now next point is theory of evolution. According to this theory, इस theory के accordingly first living material, जो पहला living material हमारे अर्थ पे था वो था प्रोटोप्लाज्म, जो कहाँ पे फॉर्म था? ओशियन में, हमारे सागर में, महासागर में। पहला जो लिविंग मटेरियल था वो था प्रोटोप्लाज्म। वो जो प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म था वो यूनिसेलुलर था। आफ्टर विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड, ये जो प्रोटोप्लाज्म था वो यूनिसेलुलर था। ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस हुआ और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। सो स्टूडेंट, जैसे जैसे चेंजेस हुआ, जो प्रोटोप्लाज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और उसके बाद में किस चेंजेस के बाद कौन से ऑर्गेनिजम्स आए? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए, बढ़े। और कौन से ऑर्गेनिज्म आए? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे आए। दोज चेंजेस वर स्लो, ये चेंजेस स्लो था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था। एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स। इनके चेंजेस के बीच का टाइमिंग क्या था? 300 करोड़ ईयर। So due to this changes and development in living organism led to evolution of different types of organism. इस चेंजेस की वजह से और धीरे धीरे इस डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के एनिमल और प्लांट हमारे अर्थ पे आए। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर, हमारे पूर्वज से जो प्लांट और एनिमल में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इनको ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं।
स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर, हमारे पूर्वज से जो हमारे प्लांट और एनिमल में जो प्रोग्रेसिव धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग क्या लेंगे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन तो हुआ, प्रोग्रेसिव भी हुआ, बट किसके थ्रू, एविडेंस क्या था इसके पीछे, इसके पीछे का बेस क्या था, हम कैसे इवोल्यूशन तक पहुंचे। So now students see first evidence of evolution, that is morphological evidence. Morphological evidence मतलब क्या, हमारे कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटीज बोल रही हूँ मैं, सिमिलैरिटीज कुछ स्ट्रक्चर्स में दिखाई दी, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, मुंह का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आइज, आँखों की जगह, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, हमारे जो नाक का बोल सकते हो वो जगह, और हमारे जो कान के बाहर का, ईयर पाइना मतलब जो कान के बाहर का पार्ट होता है, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दी, जिसको हम लोग morphological बोलते हैं। So in similarities, so this indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor। तो हमें जो हमारा पुराना ancestor, जो हमारे ancestor थे, हमारे पूर्वज थे, उनके हमको जो एविडेंस मिले, हमको उनके जो सबूत मिले, उसमें हमको क्या सिमिलैरिटीज दिखाई दी, मुंह का स्ट्रक्चर, आँख की जगह, नॉस्ट्रिल जो था, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, कान के बाहर की जगह, इन सब में सिमिलैरिटीज दिखाई। सो स्टूडेंट्स, इन सब में सिमिलैरिटीज दिखाई दी। ओके, ये इंडिकेट क्या किया, हमको क्या पता चला ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से, कि हमारे जो पूर्वज थे उनके मुंह का स्ट्रक्चर, उनकी आँखों की जगह, उनके नाक का जो स्ट्रक्चर था, उनके कान, ईयर पाइना जो था, वैसे ही हमारे आज के भी जो स्पीशीज़ या जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर हमको सिमिलैरिटीज़ दिखाई दी, जो कि सिमिलर थी हमारे एंसेस्टर से। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज से। ओके, सो सेकेंड होता है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या दिखाई दिया, यू हैव सीन ह्यूमन हैंड, हाथ, हमारा इंसानों का हाथ, कैट्स फॉर लेग, जो बिल्ली का पैर होता है वो, फ्लिपर ऑफ वेल, जिससे वेल जो होती है वो स्विम करती है, वो फ्लिपर उसका जो बोलते हैं, एंड पैटीगेम ऑफ बैट, जिससे बैट उड़ता है वो उसका पैटीगेम, एंड यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन दीज एनिमल्स। सबका यूजेस अलग अलग है, बट जो इनके स्ट्रक्चर है वो आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। ओके, एनाटॉमिकल एविडेंस में देखा कि हमने इन सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर अलग है, इनका यूज़ भी अलग है, बस इनके स्ट्रक्चर का, इनके बोन्स का जो स्ट्रक्चर है और जॉइंट्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। ह्यूमन हैंड, कैट्स फॉर लेग, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पैटीगेम ऑफ बैट, इनके जो बोन्स के और जॉइंट के स्ट्रक्चर है वो सेम है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स। इससे क्या मालूम पड़ता है कि इन सब चीज़ों का, स्पीशीज़ का जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, वो क्या है, सामान्य है, कॉमन है, एक जैसा है, सामान्य है, कॉमन है और एक जैसा है। नेक्स्ट आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल में देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यूजफुल लिखा है, दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज यूजलेस। सो यूजलेस, डीजनरेटेड, जिसको वापस बना सकते हैं, और अंडर डेवलप, जो डेवलप नहीं हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कुछ हमारे बॉडी में है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यूजलेस, जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनका कोई जो प्रॉपर डेवलप नहीं है, ऐसे हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं। हम ऑर्गेनिजम्स में, हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो यूजलेस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सच ऑर्गन्स आर टोटली नॉन फंक्शनल, जिनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है इन ह्यूमन्स, बट मे बी यूजफुल इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोला है कि एनिमल में सेम ऑर्गन जो है वो ह्यूमन बींग में भी है और एनिमल में भी है, लेकिन कुछ में उनका यूज़ है, मतलब ह्यूमन बींग में उनका कोई यूज़ नहीं है और एनिमल में उनका यूज़ है। कैसे, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट। सी हियर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम तो सुना होगा, आपके बॉडी में एक रहता है, विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए यूजलेस है। क्यों? बट इट इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स मतलब जो चूहे, खरगोश, रैबिट, ये टाइप के एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं। तो घास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत होती है, अपेंडिक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है। हम तो सेल्यूलोज खाते नहीं, हम कुछ कच्चा तो खाते नहीं, हम सब पका हुआ खाते हैं। नॉर्मली जितना भी चीज़ें हम खाते हैं पका के खाते हैं, तो हम नॉर्मली सारी चीज़ों को पका के खाते हैं। तो अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई भी इतना यूज़ नहीं है जितना कि र्यूमिनेंट्स में, र्यूमिनेंट्स टाइप के एनिमल में है। लाइक अपना हम लोग माउस बोल सकते हैं, फ्रॉग बोल सकते हैं। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पाइना, जो हमारे कान का बाहरी वाला पार्ट है, अंदर पार्ट की यूज़ है, बाहर वाला जो पार्ट है, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए वो यूजलेस है, बट वही मंकीज़ के लिए यूज़फुल है, क्योंकि मंकीज़ उसी के थ्रू हर चीज़ों को सुनते हैं, उसका मूवमेंट करके यहाँ वहाँ मूव करके उससे उन चीज़ों को सुन सकते हैं।
सो अपने कान को यहाँ वहाँ मूव करने के लिए मंकीज़ को ईयर पाइना की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट ऑर्गन है टेल बोन। आपको मालूम है हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर जो ह्यूमन बीइंग था उसको पूँछ थी, बट हमको नहीं है। लेकिन आप हम अपने आपका जो बैकबोन है उसके नीचे आप देखोगे तो एक हड्डी आपको लास्ट में दिखेगी जो एक्चुअली है टेल बोन, जो हमारी पूँछ का ही बोन है। लेकिन हम जैसे जैसे डेवलप हुए आगे हमारा चेंजेस हुआ तो वो टेल हमारा जो पूँछ था वो तो निकल गया, बट वो बोन आज भी अवेलेबल हमारे बॉडी में है। उसको ही बोलते हैं टेल बोन। जैसे उसका नाम है कॉसिक कॉसिक्स नाम है उसका। ओके, तो वो जो टेल बोन है उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो आज भी हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, विजडम टीथ जिसको आप लोग अक्कल दाढ़ बोलते हो, वो एकदम लास्ट में है, वहाँ तक हमारा जो फूड है वो पहुँच नहीं पाता, बट फिर भी वो हमारे मुंह में है। और हमारे बॉडी हेयर्स का हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, बट वही सेम एनिमल्स में है। एनिमल्स के बॉडी हेयर से उनका सुरक्षा होता है। एनिमल के बॉडी हेयर जो उनसे उनको कोई भी हवा हो कुछ भी हो उससे वो हेयर जो होते हैं एनिमल्स को बचाते हैं। वही उनके लिए उनका क्लॉथ है, उनका कपड़ा है। लेकिन हमारे बॉडी में वो हेयर्स का कोई भी यूज़ नहीं है। विजडम टिथ का कोई भी यूज़ नहीं है। टेल बोन का कोई भी यूज़ नहीं, क्योंकि हमारे पास टेल नहीं है। तो जिस एनिमल के पास में टेल है उसके लिए वो टेल बोन का यूज़ है, टेल का यूज़ है, बट हमारे बॉडी में वो जो कॉसिक है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट ब्यूरिड ड्यू टू डिसास्टर लाइक फ्लड। हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड मतलब दब गए, अर्थ के अंदर दफन हो गए, दब गए हैं। क्यों, किसकी वजह से, फ्लड, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, अपना जो हम लोग बोलते हैं हमारे भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो गए, हमारे अर्थ के नीचे दब गए हैं। ओके, सो रेमिनेंट्स एंड इम्प्रेशन, इनके जो बचा खुचा अवशेष है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इनका दबने के बाद में जो इनका सब कुछ बचा हुआ है वो हमारे अंडरग्राउंड, हमारे अर्थ के नीचे आज भी प्रिजर्व्ड है, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जो फॉसिल फ्यूल था जिससे जो इनके जो ये ऑर्गेनिजम्स दब गए हैं अंदर सारे डिजास्टर्स की वजह से, तो उनका जो जब वो धीरे धीरे उनका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो उससे जो क्यूड ऑयल बनता है उसी से हमारा पेट्रोल, डीजल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल है वो हमको आज यूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट्स हमको आज यूज़ करने के लिए मिलते हैं। ओके, सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो फॉसिल का जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। आपको मालूम है एनिमल कार्बन को अपने अंदर लेते हैं, सॉरी कंजम करते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो उसको रिलीज़ करते हैं। कार्बन का जो कंजम्पशन होता है वो एनिमल भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं, बट प्लांट उनको क्या करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। जो कार्बन का कंजम्पशन होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों को होता है, बट वो कब बंद हो जाता है, कब उनका कंजम्पशन निकल जाता है, कब बंद हो जाता है, जब दोनों की डेथ हो जाती है। एनिमल की भी जब डेथ हो जाती है और प्लांट की भी जब डेथ हो जाती है, तो दोनों का कंजम्पशन जो होता है वो प्लांट का कार्बन का वो बंद हो जाता है। सो उसके बाद ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली। डिकेइंग प्रोसेस मतलब उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, मरने के बाद जो उनका डिकम्पोजिशन होता है उसमें C14 इज द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो C14 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कंजम्पशन जो एनिमल और प्लांट का जब बंद हो जाता है, जब निकल जाता है, कब बंद हो जाता है, कब निकल जाता है, जब उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उनका जब डिकेइंग प्रोसेस होता है, जब उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, उनके सड़ने गड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसमें जो C14 होता है वो कंटिन्यूसली काम करता है। कार्बन का आइसोटोप जो होता है वो कंटिन्यूसली काम करता है। So the time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. कार्बन डेटिंग मेथड। स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो प्लांट और वो एनिमल कितने दिन या कितने समय पहले वो मरे हैं, और उनके एक्चुअल जो उनका टाइम है, जो उनका समय है, कितने दिन पहले वो पास्ट हुए हैं, कितने समय पहले वो मरे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग ने बहुत सारे फिल्म्स में भी देखा होगा कि जब लोग कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो डेड बॉडी रहती है उससे उस पर कुछ अपना प्रोसेस करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है कि ये बॉडी इतने दिन पहले, 3 दिन पहले मरी है, या 3 दिन पहले ये बॉडी डेथ, ये आदमी का डेथ हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। जो कार्बन के आइसोटोप होते हैं, रेशियो C14 टू C12 के बीच में, जो हमारे बॉडी में उनकी रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 के थ्रू इनको पता किया जाता है। रेशियो क्या रहता है, C14 टू रेशियो रहता है C14 टू C12। रेडियो एक्टिव जो रहता है
किससे मेज़र किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी से ऑफ C14। इनका रेशियो रहता है C14 टू C12, जो आइसोटोप होते हैं कार्बन के, हमारे जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है उसके थ्रू ये पता किया जाता है कि ये बॉडी कितने टाइम पहले इस बॉडी का डेथ हुआ था। ये बॉडी का जो बोलते हैं ना, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, इसका जब कब कितने समय पहले इसका डेथ हुआ था ये पता करने के लिए। सो यूज़ कहाँ पे किया जाता है? पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जो ये हमारा इवोल्यूशन सिस्टम है, फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। ह्यूमन फॉसिल्स जो ह्यूमन सड़ गया, जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी जो भी है, जो सड़ गई है, वो कितने पहले समय पहले ये फॉसिल बना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया एव्स का क्या होता है, कैसे पता करते हैं सॉइल में। रेपेटाइल का देखो, एम्फीबिया, पाइसिस, रेपेटाइल्स का देखो, कैनजोइक, मेसोजोइक, पैलेंजोइक। तो देखो इसमें कैसे आपको दिखाया गया है तीनों सेक्शन में। नेक्स्ट है स्टूडेंट कनेक्टिंग लिंक्स। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेट टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। आपको आगे पढ़ने में आएगा एनिमल क्लासिफिकेशन में हर अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग किंगडम में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग सब क्लास में हर एक एनिमल को रखा गया है। तो एक अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दोनों क्लास या दोनों किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शो करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। मैंने क्या बोला स्टूडेंट? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर दो अलग अलग ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। दोनों ग्रुप आपस में हमेशा वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ग्रुप का कनेक्शन बताएगा, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? पेरिपेटिस। पेरिपेटिस का कैरेक्टर क्या है? सेगमेंटेड बॉडी, उसकी बॉडी पे एक सेगमेंट्स लाइन लाइन बनी होती है, थिन क्यूटिकल, पतला पतला लाइन जैसा दिखेगा, एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ओके, सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रेचिटियल रेस्पिरेशन। तो इसकी पेरिपेटिस की जो बॉडी है वो कैसी है? सेगमेंटेड है, थिन क्यूटिकल है, छोटे छोटे लाइंस हैं उसके ऊपर, और इसके अंदर क्या है? ट्रैचियल रेस्पिरेशन, मतलब ये ह्यूमन बीइंग के जैसा रेस्पिरेशन करता है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका सर्कुलेशन सिस्टम भी क्या है? ओपन है। सर्कुलेशन सिस्टम मतलब जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। सिमिलर किसके जैसे? आर्थ्रोपोडा के जैसा। मतलब इसके अंदर जो इसका कैरेक्टर, बॉडी का कैरेक्टर है वो एनिलिडा की तरह है, और रेस्पिरेशन का जो कैरेक्टर है वो आर्थ्रोपोडा के जैसा है। ओके, तो सिंपली जो पेरिपेटिस है वो दो अलग अलग ग्रुप, एनेलिडा का कैरेक्टर बॉडी कैरेक्टर बता रहा है और रेस्पिरेशन सिस्टम आर्थ्रोपोडा का बता रहा है। तो दो अलग अलग ग्रुप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या है आपस में कनेक्टेड है। सेकेंड है डक का। डक का आपने क्या देखा कि वो जो है अंडे भी देता है, और वो बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स। मैमल्स मतलब जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड है, मतलब जो स्तनधारी प्राणी है, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो जो डक है वो एग भी दे रहा है रेप्टाइल्स के जैसा, और इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी है। ओके, जो मैमल्स में होते हैं। तो ये दोनों ग्रुप का मतलब दोनों जो क्लास है, रेप्टाइल क्लास और जो मैमल्स क्लास, दोनों क्लास का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन शो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। थर्ड, लंग फिश। लंग फिश रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है लंग्स के थ्रू। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। है तो वो रेप्टाइल क्लास में, लेकिन वो उसका जो कैरेक्टर्स है वो कैसा हो रहा है? सो स्टूडेंट, है तो वो लंग फिश, ओके, रेप्टाइल्स क्लास में, लेकिन वो कर क्या रही है? रेस्पिरेशन कैसे कर रही है? लंग से कर रही है, जो क्या दिखा रहा है? इंडिकेट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ओके, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप का जो है कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। कौन? लंग फिश। सिमिलरली डक भी कर रहा है, सिमिलरली पैरापेटिस भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। इनको दो अलग अलग ग्रुप में तो सेग्रीगेट किया गया, दो अलग अलग क्लास में तो रखा गया है, बट ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? कनेक्शन बता रहे हैं। सो नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल में एम्ब्रियो का मतलब स्टूडेंट पहले समझो। एम्ब्रियो का मतलब होता है जब मेल का स्पर्म और जो फीमेल का हमारा एग है, जब दोनों आपस में मिलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, देन वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है तो वो किस में फॉर्म होता है? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो का देखो आपको इनिशियल स्टेज, जो बच्चा बनता है माँ के पेट में, उसका इनिशियल स्टेज बताया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में बताया है। एक सैलेमेंडर का है, पिग का है, फिश का है, ह्यूमन बीइंग का है, मंकी का है, सबका आपको स्ट्रक्चर। इनिशियल स्टेज जो फर्स्ट स्टेज दिखाया है, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज दिखाया है वो इनिशियल स्टेज है। उसमें आपको सब में सब लोग सिमिलर दिख रहे होंगे, सब में सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। सेकेंड में जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और थर्ड में जो है वो एक्चुअल जो उनके पेरेंट हैं उनके जैसे वो
दिखने लग रहे हैं। देखो सैलेमेंडर है, फिश है इसमें, पिग है इसमें, ओके। और ह्यूमन बीइंग के भी बच्चे, तो आपको नीचे लिखा होगा कि किस-किस के बच्चे हैं, वो आप लोग टेक्स्ट बुक में अपने देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इफ एनी डाउट देन आस्क इन ड्यूरिंग लेक्चर।